तो ऐसे में तमाम जो समय है वो थोड़ा लग सकता है, लेकिन फिर भी ये यादव परिवार का गढ़ है। यहाँ पर चीजें जो हैं वो यादव परिवार के हिसाब से देखी जा रही हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव शुरुआती रुझान में यहाँ पर आगे चल रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर 46 उपचुनाव विधानसभा के हो रहे हैं और 2 लोकसभा के हो रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड से सीट छोड़ी थी, प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन संकेत निकल कर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी जीत सकती है, लेकिन वोटों का मार्जिन क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पर वोटिंग कम हुई है। क्या उतने वोटों के साथ वो जीत पाएंगी? और अगर वो जीती तो ये तीसरी सदस्य होंगी गांधी परिवार की जो एक साथ संसद में मौजूद होंगी, यानी कि सोनिया गांधी राज्यसभा में, लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में मौजूद होंगे। और हो सकता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पर और ज्यादा मौका मिले अटैक करने के, कि देखिए और कोई नहीं मिल पाया, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो सबके सब संसद में पहुंच गए। कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है, लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र से जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं वो समीकरण अब भी ये बता रहे हैं कि वहां पर महायुति आगे चल रही है। कई सारे शिंदे आगे हैं, देवेंद्र फडणवीस आगे हैं, अजीत पवार आगे हैं, इसके साथ साथ नवाब मलिक भी आगे चल रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है नवाब मलिक आगे चल रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे वो आगे चल रहे हैं, आदित्य महापर। तो बहुत सारे संकेत है, लेकिन एक बड़ा संकेत यहां पर यह निकल कर आता है। आलोक जी से पूछना चाहूंगा, आलोक जी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है, एक बड़े नंबर के साथ वो आगे बढ़ रही है। अगर बीजेपी की स्थिति यही रही और वो आगे बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी कहेगी मुख्यमंत्री हमारा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरह से समझौता करके किया, आप पुरानी पृष्ठभूमि याद करिए, मनोहर जोशी को उन्होंने बनाया था जी, उद्धव ठाकरे को उन्होंने बनाया। तो बीजेपी इस मामले में बड़ा ही उदार रहती है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो अभी भी कहेगी यदि 20 सीट आई तब भी मेरा ही मुख्यमंत्री होगा। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। इसलिए हाँ, ये कहना, इसमें कोई शक ही नहीं है कि फिर एकनाथ शिंदे को वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये अभी बहुत जल्दी होगा ये कहने का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि चुनाव जिस ढंग से लड़ा गया है, बीजेपी स्मूथली अपने आप को ऐसा कोशिश करेगी जिससे एकनाथ शिंदे को यदि रिप्लेस करना है तो उनको कहाँ क्या स्थान मिले। और एकनाथ शिंदे बार बार ये कहते रहे कि मैं तो ज़मीन का आदमी हूँ, मैं ज़मीन में उस हिसाब से काम करता हूँ, कॉमन मैन का आदमी हूँ। तो इसलिए ऐसी लड़ाई अभी तत्काल भविष्यवाणी इस पर करना ठीक नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा संकेत ये है कि जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी एनडीए आगे बढ़ते दिखाई दे रही है, ये शरद पवार और कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, शरद पवार तो बिल्कुल अंतिम, मतलब कह सकते हैं कि इस तरह का चुनाव है, वो बार बार पहले भी संन्यास लेने की बात करते थे। सबसे बड़ी जो चोट होगी प्रियंका गांधी का जीतना तो केवल ऐसा ही है जैसे आपको खिलौना मिल गया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से, और खड़गे साहब का क्या करेंगे, लोकसभा का चुनाव हराया, विधानसभाओं के चुनाव हराए, ये चुनाव भी हार जाएंगे, तब खड़गे साहब क्या मुंह दिखाएंगे? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि बार बार देवेंद्र फडणवीस से पत्रकार सवाल कर रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई हमने शिंदे को लेकर, एकनाथ शिंदे के चेहरे के तौर पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन अगर बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता है, जो कि दिखाई दे रहा रुझानों में, अगर वो बढ़ता है तो क्या शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, आपने नहीं देखा वहां नीतीश कुमार को बनाया ना। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यही मैं आपको कह रहा हूँ शुरू से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाजपेयी के समय में भी ये किया गया कि हम बड़ा दिखाएं, ताकत तो हमारी रहेगी, मुख्यमंत्री तो हमारे बल पर चलेगा ना। ये सही है कि पार्टी में एक होगा, और क्या इतनी बड़ी ताकत शरद पवार के पास आ जाए। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दे दिया, तो बिहार के पास ही झारखंड का रुख कर लेते हैं। और एकनाथ शिंदे का जहां तक जिक्र है, एकनाथ शिंदे पिछले दिनों ये कहते हुए नजर आए थे कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में मैं खुद को नहीं देखता हूं। शायद वो जान गए थे कि आगे आने वाले भविष्य में एनडीए का चेहरा कौन होने वाला है या बीजेपी का फैसला क्या होने वाला है, जो अभी रुझानों में नजर आ रहा है। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर अभी तो रुझानों में दिख रही है। झारखंड से रितेश मिश्रा पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों को पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर जो कि यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई है, रुझानों से जुड़ा बड़ा अपडेट। मीरापुर सीट से आरएलडी आगे है, कटहरी सीट से समाजवादी पार्टी आगे है, फूलपुर सीट से
बीजेपी आगे चल रही है, जबकि गाजियाबाद सीट से बीजेपी आगे। और अभी थोड़ी देर पहले जब न्यूज रूम में हम मौजूद थे तो वहां जब अपडेट ले रहे थे 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी आगे चल रही थी, सिर्फ एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे थी। अगर इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी शुरुआत का सिर्फ सवा घंटा करीब हुआ है, जब पहले तो बैलेट पेपर खुले हैं, अब ईवीएम भी खुलना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं यूपी उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का नारा कटेंगे तो बटेंगे काम आ गया। राकेश जी, देखिए, साफ तौर पे लगता है क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव जो 9 विधानसभा के उपचुनाव जो हैं दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। और जिस तरह से दोनों ने अपनी ताकत झोंकी थी और आपने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की टीम का गठन किया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वे जो हैं इन विधानसभा के उपचुनाव को वो पूरी तौर पर मॉनिटर करेंगे, उसकी रिपोर्ट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को देना था। और आपने देखा कि अखिलेश यादव सभी जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी और सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, और कल तक उन्होंने कहा कि आपको अलर्ट रहना है। इसकी प्रतिष्ठा